मेरे सामने मेरे बच्चों जो आज का लेक्चर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो मेटल एंड नॉन मेटल होता है ये कई सारे बच्चों लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, खासकर अगर वो एसएससी बोर्ड में है, नहीं तो टेंथ क्लास में तो ये चैप्टर है ही। मेटल नॉन मेटल के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर कुछ बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं भी कि भैया कौन से मेटल और नॉन मेटल अपने सराउंडिंग में देखते हो, तो अगर आप अपने सराउंडिंग में भी देखो तो कई सारे मेटल और नॉन मेटल देखने को मिल जाएंगे। जैसे माना कॉपर का वायर हो गया, कॉपर के कुछ बर्तन भी आते हैं। लेड होता है, ये लेड कहाँ आपको देखने को मिल सकता है? बैटरी के अंदर मिल सकता है। टिन हो गया, निकल हो गए, ये कुछ एलॉय हो गए। स्टील, आजकल स्टील की रेलिंग रेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। जिंक हो गया, आयरन, आयरन तो मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को अपने सराउंडिंग में अगर देखो तो बहुत सारे मेटल्स के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं कुछ नॉन मेटल की बात करूं तो उन कुछ नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन आता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। सल्फर जो कि येलो कलर का है, देखिए आप यहां से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सल्फर किस कलर का पाया जाता है, जनरली येलो येलो कलर का। और दो होते हैं, एक येलो सल्फर और एक रेड सल्फर। अच्छा, येलो सल्फर एंड रेड सल्फर क्या होता है? ये दो, ये सर रंग के हिसाब से क्या मतलब होता है? तो मैं तुमको बता दूं, इन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। कई सारे बच्चों ने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल फॉर्म क्या हो अलग अलग, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। और ऐसा, या फिर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो मेरा प्यारा बच्चा क्या रहेंगी, सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। मैं शायद थोड़ा सा गलत बोल गया था। जैसे कार्बन की तुम बात करो तो कार्बन की कई सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कोल हो गया, डायमंड हो गया, C60 हो गया, जिसे फुलरीन तुम कहते थे। तो ये जो कोल हो गया, डायमंड हो गया, कुछ भी हो गया, इनकी फिजिकल फॉर्म अलग अलग है। जहां कोल जो होता है वो उतना हार्ड नेचर का नहीं होता है, लेकिन डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो आप देख रहे होगे कि जिन, अच्छा बर्न तुम चाहे कोल को करो, माना तुम यहां पर कोल ले लो, चाहे कोल को बर्न करो, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम डायमंड ले लो, किसी को भी अगर तुम बर्न करोगे तो जलाने पे बनाएगा क्या? वो CO2 ही देगा। इसका मतलब कोल और डायमंड जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एलोट्रॉप। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी सल्फर के दो एलोट्रॉप हैं। तो जो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, एक्सेट्रा, इस तरीके के आपको बहुत सारे एलिमेंट और एटम देखने को मिलेंगे जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और बहुत सारे आपको एलिमेंट वो देखने को मिलेंगे जो किस कैटेगरी में आते हैं प्यारा बेटा? मेटल की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, यहां तक की बातें पढ़ और समझ लेने के बाद अब कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करो, अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो उसमें जो एलिमेंट हैं वो लगभग लगभग मोर देन 100, 118 एलिमेंट जो होते हैं वो 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर मैं कहूं उन 118 एलिमेंट में से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन 118 एलिमेंट में से मोर देन 100 एलिमेंट तो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, और अधिकतर मेटल भी होते हैं मैक्सिमम। अगर देखा जाए तो उनमें से 118 में से केवल 22 ही जो होते हैं, 22, यही केवल नॉन मेटल होते हैं। और 22 नॉन मेटल में जो होते हैं 10 वो सॉलिड में होते हैं। केवल एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड में होता है और वो ब्रोमीन है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, एक्सेप्शनल क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा गया है। कई सारे छोटे छोटे, जैसे कि माना आप एग्जाम कोई देते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे माना तुमने ओलंपियाड दिया या कोई भी इधर उधर का एग्जाम दिया, तो उनमें ये छोटी छोटी बातें जरूर पूछ ली जाती है कि आप उस नॉन मेटल का एग्जाम्पल दो जो नॉन मेटल क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। तो आप ब्रोमीन वहां पर एग्जाम्पल दोगे। तो आप देखोगे कि नॉन मेटल केवल 22 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन अ मेटल। वो जनरली मेटल्स की फॉर्म में होते हैं। जरूरी नहीं कि सबके सब मेटल और नॉन मेटल ही हो, कुछ मेटलॉइड भी आते हैं बीच की कैटेगरी में, सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए थोड़ा और इनके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं पोजीशन मेटल और नॉन मेटल की इन द पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो और पीरियोडिक टेबल में ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मेटल कहां है, तो तुम देखो ये सब मेटल ही है। ये इधर जो पहला S ब्लॉक होता है ये पूरा का पूरा मेटल है। D ब्लॉक जो होता है ये पूरा का पूरा मेटल है। यहां पर भी देखो मेटल है, इवन यहां पर भी मेटल है।
लेकिन इस तरफ तुमको क्या देखने को मिल जाएंगे, नॉन मेटल देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ तुमको क्या देखने को मिल जाएंगे, नॉन मेटल। कुछ क्या है मेरा प्यारा बच्चा, मेटलॉइड है। कुछ मेटलॉइड को अगर छोड़ दे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, ये कुछ मेटलॉइड है। लेकिन इन जनरल भाषा में देखूं मैं, इन जनरल भाषा का मतलब क्या हुआ, जनरली। जनरली अगर देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर या तो लेफ्ट में पाए जाते हैं या मिड में पाए जाते हैं इन जनरल भाषा में। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेटल ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर की तरफ देखने को मिलते हैं। मैं जब कभी 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 भी डिस्कस करूं, अच्छा पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल किधर है, तो दिमाग में इमेज आनी चाहिए कि यार सर ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि नॉन मेटल किस तरफ होते हैं, ये राइट साइड होते हैं। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड की तरफ कौन होते हैं, नॉन मेटल, और लेफ्ट साइड की तरफ कौन होते हैं, मेटल होते हैं, या मिड में मेटल होते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक एजम्पशन उम्मीद करता हूं आप लोगों के दिमाग में क्रिएट हुआ होगा। जब इतनी चीज आपके दिमाग में क्रिएट हुई तब आगे बढ़ता हूं, चलिए देखते हैं। मेरे सामने सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अभी तो मैं फिजिकल केमिकल की तो बाद में बात करूंगा। फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर तुम एक मेटल की बात करो तो मैं तुमको बता दूं, मेटल की एक डिफिनेशन भी बनती थी इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कॉन्सेप्ट पर। क्या डिफिनेशन बनती थी कि मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं, मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं विच हैव टेंडेंसी, जिनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं वो कहलाते हैं मेटल। जैसे एग्जांपल देखो, तुमने कहा माना सोडियम। सोडियम जो क्या था, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर Z। कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे देखने को मिलेगा। मैं पहले भी सिखा चुका हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। देखिए हर छोटे छोटे शब्द केमिस्ट्री में आने वाले समय पे यूज पढ़ेंगे। ये आप लोग लकी भी हो कि आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ी सिखाई भी जा रही हैं। अदरवाइज जब नॉर्मल बैच चलते थे तो नॉर्मल बैच में सीधे पढ़ाना चालू कर देते थे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती थी उन बच्चों के लिए ज्यादा जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते थे। चलिए देखिए, मैग्नीशियम की बात कर लीजिए। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। एटॉमिक नंबर 12 है तो कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। आप एल्युमिनियम की बात कर लो, एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। आप कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। मतलब अगर मैं बोलूं इन जनरल भाषा में, अगर मैं बोलूं इन जनरल भाषा में, इन जनरल भाषा में तुमको देखने को क्या मिलेगा कि जो मेटल होते हैं उन मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 1, 2 और 3 ये देखने को मिलता है। 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से आपको इतना याद करने से काम चल जाता था। ऐसा नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 1, 2 या 3 ही होते हैं। अभी जब तुम धीरे धीरे बड़ी क्लास में जाओगे, डी ब्लॉक में जाओगे, आयरन है। अब आयरन का कन्फिग्रेशन करिए तो या फिर और धीरे धीरे एलिमेंट का कन्फिग्रेशन करिए तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत वैरी करते हुए मिल सकते हैं। किससे वैरी करते हुए मिल सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 और 3। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 मिले, लेकिन क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल भाषा में ज्यादातर मेटल में देखने को मिलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1, 2 या 3। ये इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल भाषा में रहते हैं। चलिए, लेकिन अगर हम यहीं पे नॉन मेटल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, जनरली मालूम है आप लोगों को नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, अराउंड 4, 5, 6, 7, 8। ये इस क्रम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वो नॉन मेटल होगा। देखिए ये सब बातें इन जनरल की जा रही हैं, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया गया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसमें इधर उधर चीजें नहीं होगा, कुछ बिल्कुल बदलेंगी चीजें, वो समझाया जा रहा है। जैसे कुछ कुछ बदला तुम यहीं पे देख लो। यहीं पे क्या देखने का मतलब, जैसे तुमने देखा, हमने कहा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, तुमने एक एग्जाम्पल देखा हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को देखिए तो हाइड्रोजन जो है ये H है और हीलियम जो है वो He है। ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है भैया,
ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं। लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी नॉन मेटल तो कहता है कि नॉन मेटल होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 ऐसे होने चाहिए, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब समझ रहे होगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेरा प्यारा बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल भाषा में अगर बात किया जाए तो इन जनरल भाषा में मेटल के अंदर 1 2 3 होते हैं और नॉन मेटल में 4 5 6 होते हैं। तो इन जनरल भाषा में ये होता है, लेकिन कभी कभी चीजें बदल भी सकती हैं, वो चीज मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी यहां पर देखो आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है मेटल की, बड़ी सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सिंपल से ऐसा कॉन्सेप्ट है मेटल नॉन मेटल, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। पहली प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो होते हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर जितने मेटल तुम देखते हो, ज्यादातर का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मेटल जो तुम देखते हो वो तुमको कैसे दिखते हैं देखने में, दे आर लाइक सॉलिड एंड रिजिड। वो तुमको ज्यादातर कैसे देखने को मिलते हैं, सॉलिड एंड रिजिड देखने को मिलते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, हार्ड फॉर्म में मिलेंगे, ये एक जनरल अप्रोच है ज्यादातर मेटल की। लेकिन एक्सेप्शन तो है ही, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन बनता ही बनता है। जैसे तुम मरकरी देखो, मरकरी कहाँ, आजकल तो घरों में थर्मामीटर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। थर्मामीटर उठाओ तो थर्मामीटर में देखो कि लिक्विड भरा होता है, ठीक, जो कि ग्लास के साथ नॉन वेटेबल प्रॉपर्टी रखता है, ग्लास पे चिपकता नहीं है। ये भी एक रीजन है उसका यूज होने का। तो मरकरी अगर देखो तो मरकरी एक मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। ये मरकरी एक मेटल है जिसका सिंबल है Hg, और ये एक मेटल होने के बावजूद भी देखो क्या है, ये लिक्विड है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान होनी चाहिए। बताओ अच्छा, एक नॉन मेटल जो लिक्विड होता था कौन, नाम बताओ, अभी आप बताया था किसी को, देखिए याद है किसी, ब्रोमाइन। ठीक, वेरी गुड। ब्रोमाइन जो होता है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, और एक ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है वो मरकरी आ जाएगा। तो बहुत आराम से याद हो गया। नेक्स्ट होता है अगली, मेटल के पास एक और प्रॉपर्टी होती है खास, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं, आपकी पावर, जिससे आपको याद हो कि यार ये सब तुम पढ़ चुके हो, क्या क्या था, बस वही चीज याद दिला रहा हूं। मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल नेचर के होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड बेटा राज, कि उनको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तुम लोग आजकल मिठाई विठाई देखो तो मिठाई के ऊपर सिल्वर की एक लेयर चढ़ी होती है, तो आप देख रहे हो उस मेटल को जब रोलर से पास कराया जा रहा है तो उसको पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब जिनको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, मैं चेक करता हूं कि किसको कितना आता है। बताओ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैलिबिलिटी? मैलिबिलिटी का अपोजिट क्या होता है? ब्रिटल। वेरी गुड। मैलिबिलिटी का जो अपोजिट होता है वो ब्रिटल होता है। अगर माना ये कोई पूछ ले तो इस चीज को याद रहना चाहिए। ब्रिटल का मतलब जिन पे अगर तुम चोट पहुंचाओ तो तुरंत वो पीस में बिखर जाए। जो सीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो मैलेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, और जिन पे चोट पहुंचाओ और वो टूट जाए, जैसे कोयला है, कोल है, आप कोल के ऊपर फोर्स लगाओगे तो थिन सीट में टूट जाएगा, तो वो ब्रिटल नेचर का हो गया। तो मेटल ज्यादातर देखने को क्या मिलते हैं, मैलेबल नेचर के देखने को मिलते हैं, जिनमें से गोल्ड और सिल्वर की जो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए आपको कई जगह पर सिल्वर और गोल्ड की पतली पतली सीट मिल जाएंगी। तो ये उसकी खास मैलेबल प्रॉपर्टी होने के कारण ही होता है, क्योंकि इनकी पतली सीट कन्वर्ट की जा सकती है। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे अच्छे मैलेबल मेटल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट मेटल की कुछ प्रॉपर्टी सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर मेटल की एक प्रॉपर्टी आया है, मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब होता है जिनके वायर बनाए जा सके, जिनके हम क्या कर सकते हैं, वायर ड्रॉन कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। देखो इस मशीन से मेटल को डाला गया और मशीन से जैसे मेटल को डाला गया देखो पतले 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 वायर बनते जा रहे हैं। तो किसी भी मेटल से खींच करके अगर उसको हम खींचते हैं तो खींच करके उसके पतले वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। मेटल्स जो होते हैं उनको थिन सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेबल नेचर के होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अगला देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, इसके एग्जांपल भी देखा होगा आपने, बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा, जैसे
आप हीटर देख लो, तो हीटर की जो कॉइल होती है वो भी मेटल की होती है, हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट करता है। या फिर आपने कई जगह पर देखा होगा, आपके बर्तन जो होते हैं, बर्तनों में खाना क्यों बनाते हैं? बर्तनों में खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट कर ले जाएगा। हम भाई मटके में खाना नहीं बनाते हैं, मटके में पानी रखते हो, लेकिन मटके में खाना नहीं बनाते जनरली, क्योंकि वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। आप भाई लकड़ी का कोई बर्तन बना लिए होते, लकड़ी का कोई बाउल बना के उसमें खाना बनाए होते। क्यों नहीं बनाते हो खाना? खाना इसलिए नहीं बनाते उसमें क्योंकि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी, हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को भी। इलेक्ट्रिसिटी तो अंदाजा खुद ही हो गया होगा, इतने वायर वायर देखते हो तुम, सब में मेटल ही तो है। आप फोन को खोल के देख लो, उसमें वायर आपको मिल जाएंगे, तो वो सब मेटल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सब मेटल हो गया। नेक्स्ट देखो, मेटल आर लस्टरस, मतलब ये बहुत चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं, इनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। आप कॉपर देख लो, आयरन देख लो, गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो। वैसे आयरन के अंदर उतनी तो शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन तब भी अगर तुम स्मूथ आयरन देखो तो उसके अंदर भी तुमको शाइनिंग देखने को जरूर मिलेगी। मतलब मेटल्स जो होते हैं दे हैव द शाइनी सरफेस, उनके ऊपर थोड़ी शाइनिंग सरफेस होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम देंगे, दैट इज नोन एज लस्टीरियस प्रॉपर्टी। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। सोनरस का क्या मतलब होता था, बता तो नहीं जरा कोई भी एक लोग? हाँ, वेरी गुड। व्हेन हिट बाय एनी ऑब्जेक्ट, जब उनको हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं मेरे बच्चों? रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेटल की ये कुछ खास प्रॉपर्टीज आपकी नजरों के सामने दिख रही होंगी। अगर इतना समझ में आ गया है देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। नॉन मेटल में मैंने ज्यादा इमेज नहीं डाली है, इसलिए इमेज भी नहीं डाली है क्योंकि अंदाजा लग ही जाएगा। उल्टा होता है मेटल्स का। मेटल्स का उल्टा का मतलब वो ज्यादातर कैसे होते हैं? हार्ड और मेलेबल, मेलेबल प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं? ब्रिटलनेस। नॉन मेटल जो होते हैं उनके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नेचर के, इनके वायर नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन देखो, नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी है आपको उसके एक्सेप्शन केस पता होने चाहिए। आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। आपने किसी से बोला कि नॉन मेटल हमेशा यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन उल्टा ग्रेफाइट जो होता था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। पता है क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की लेयर आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी होगी। इस तरीके से ग्रेफाइट की लेयर बनती थी, देखो इस तरीके से ग्रेफाइट की लेयर बनती थी। जब हम देखते थे कि ग्रेफाइट की लेयर कुछ ऐसे बनती थी, तो अगर ग्रेफाइट की लेयर ऐसे बनेगी और यहां पर तुम ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन है, हर कार्बन को देखो वो कितनी तरफ से बाउंड है? तीन तरफ से, तीन तरफ से बाउंड है। और जो बाउंड बना रहा है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी जनरली क्या होते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल साइन भी नहीं करते हैं। नॉन मेटल आर नॉट लस्टीरियस इन नेचर, वो साइन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है भाई। कुछ एक्सेप्शन का मतलब जैसे ग्रेफाइट देख लो। ग्रेफाइट का देखोगा मतलब आप अपनी पेंसिल जो होते हैं, पेंसिल की निब को आप बनाओ, निब को बना करके उसकी सरफेस को देखो, स्मूथ सरफेस देखने को मिलती है। तो जो पेंसिल की निब होती है, टिप होती है, वो ग्रेफाइट की बनी है। आयोडीन जो होता है वो साइन करता है। तो कोई ऐसे एग्जाम्पल नॉन मेटल के जो साइन करते हैं तो ग्रेफाइट और आयोडीन ले आओ। नॉन मेटल जरूरी नहीं है, वो सब में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, वो हर फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन है लेकिन। वैसे तो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। आपको मालूम है कि जो डायमंड होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस में से आता है, भले ये नॉन मेटल हो। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन देखो कितना अजीब और उल्टी कहानी है कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो डायमंड मतलब कार्बन की एक जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट
नोन सब्सटेंस होता है। ये तो ऐसे समझो कि मेटल जो होते होंगे वो अपने को कहते होंगे अरे हम तो बहुत हार्ड है, हम तो बहुत हार्ड है। तो भगवान ने क्या किया कि एक नॉन मेटल दे दिया जो उससे भी हार्ड। तो मेटल की जितना भी घमंड है एक तरीके से समझो उनका चल ही नहीं पा रहा है। तो एक्सेप्शनली जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर में आ जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेटल को देखो तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेटल जैसे आयरन वायरन है, मेल्ट करने के लिए आपको काफी ज्यादा डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। उतना जब टेम्परेचर दोगे तब जाके वो क्या करता है, मेल्ट करता है। लेकिन नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन फिर देखो एक्सेप्शन केस क्या, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी यहाँ पे तो एक एक्सेप्शन के तौर पर आया। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट देखो 3730 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो। और ये ग्रेफाइट ही होता है, ग्रेफाइट या जो कार्बन के ही नैनो पार्टिकल से ही आजकल जो कहते हो कि हीट प्रूफ टी शर्ट, हीट प्रूफ कपड़े बनते हैं। भाई जो आग वाग बुझाने जाते हैं ना, तो आग वाग बुझाने जाते समय अब देखो ध्यान रखा करो, जो आग लगती है ये मत सोचो कि वो कम टेम्परेचर होता है, वो भी कांबर का होता है जब ज्यादा कंसंट्रेशन में है। तो वो लोग जब कपड़े ऐसे पहन के जाते हैं कि भाई हीट से वो पहली बात मेल्ट ना हो। नॉर्मल कपड़े तो जल के तुरंत मेल्ट ही हो जाएंगे, ट्रांसफर भी ना करे, बैड कंडक्टर हो। तो करते क्या है कि पहले जले ना, मेल्ट ना हो, तो उसके लिए उन्होंने आउटर कवरिंग माना ग्रेफाइट की कर दी। और अंदर हीट जाए ना तो अंदर से कोई ऐसी कवरिंग कर दो जो हीट का बहुत बैड कंडक्टर हो, चाहे वुड ही ले लो। तो इनके मिक्सिंग से भी बनाया जा सकता। सर आपको सर वुड कैसे, क्या मतलब प्लाई लगा के जाएंगे? अरे भैया पेपर भी तो वुड का ही फॉर्म है ना, तो उसकी पतली लेयर बना सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। फिलहाल हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम ये सिखाना चाह रहे थे कि नॉन मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता कम है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जैसे ग्रेफाइट। नॉन मेटल की डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन एक्सेप्शन है जैसे आयोडीन, आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो देखो एक्सेप्शन का कितना गेम है। मेटल नॉन मेटल में ये जो एक्सेप्शन तुम देख रहे हो ना बेटा, मैं तुमको एक चीज याद दिला दूं, बोर्ड की बात अलग हो जाती है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, चाहे तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे आपका जो एम हो एनडीए का या कुछ भी कैसा भी एम हो, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, यही एक्सेप्शंस, ये जो पॉइंट है उनके अंदर जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो ज्यादातर एग्जामिनर एक्सेप्शंस पूछना चाहता है कि भाई तुमने पूरी जानकारी याद की है, तैयार की नहीं तैयार की है। तो चलिए हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की पढ़ लिया। अब इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे मेरा प्यारा बच्चा क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए सिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमें एक बात बताओ जरा, अगर कोई भी एलिमेंट, फर्क नहीं पड़ता है वो मेटल है या नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो जो बनाता है उसको कहते क्या है? कोई एक लोग बताओ, राज, श्रेया, बाकी बच्चों। हाँ ऑक्साइड, बिल्कुल सही। कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता क्या है, ऑक्साइड बनाता है उस एलिमेंट के। तो यहां पर भी ऑक्साइड ही बनेंगे भाई जी। अब जैसे कोई भी मेटल ले लो, वो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, बस डिपेंड ऑन देयर वैलेंसी। जैसे हमने कहा माना एल्यूमिनियम ले लिया, अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन तो कहीं लिखी भी नहीं रखी है, तो क्या याद करो, फॉर्मूला तो याद करवाया था ना, फॉर्मूला कैसे बनते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला क्या बना, Al2O3। तो देखो यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। बाकी बैलेंस करना तो बच्चों वाला काम है, ये बैलेंसिंग भी मैं सिखा चुका हूँ आपको, एक क्लास में बैलेंसिंग भी सिखाया हूँ मैं आपको साथ, जहां तक ब्रिज कोर्स में। हो गया भैया, क्या प्रॉब्लम? तो इस तरीके से मतलब कोई भी मेटल कंबाइन करके क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। हाँ कुछ मेटल बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, फास्टली रिएक्ट करते हैं, कुछ को भैया थोड़ा हीट वीट देनी पड़ेगी तब रिएक्ट करेंगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि यार हर मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा, ये भी जरूरी नहीं। मैं तुमसे पूछूं कोई भी दो ऐसे मेटल के नाम जो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेंगे, बताओ, देखिए कौन बता पाता है।
कोई भी दो ऐसे मेटल के नाम जो ऑक्सीजन से कंबाइन ही नहीं करेंगे, बोलिए। 10th सभी लोगों ने पढ़ा है। आयुष, अभिनव, भव्या, दीपांशु, कंचन, श्रेया, कुछ तो बताओ, पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने। चलिए मैं ही बताता हूँ भाई। नोबल, हाँ वेरी गुड, आप सही बोले तुमने, नोबल मेटल्स। नहीं, सिल्वर तो बेटा ऑक्सीजन के साथ तो थोड़ा थोड़ा कंबाइन करता, प्लस सल्फर के साथ भी कंबाइन करता। जैसे माना गोल्ड ले लो, गोल्ड तुमने ले लिया और प्लेटिनम ले लिया। गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो नोबल मेटल के कैटेगरी में आते हैं, वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। ये देखो छोटी छोटी जानकारी है। बाकी जो मेटल होते हैं दे आर जनरली कंबाइंड विद ऑक्सीजन and form oxide and that oxide is formed by their valency। भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 1 2, उसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 आ जाएगा, तो MgO बन गया। कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। आयरन की वैलेंसी 3, आयरन की देखो अगर वैलेंसी यहाँ पर कितना कर दिया हमने 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना कर दिया 2, तो देखो क्या बना दिया फेरिक। इसे फेरस नहीं बोलेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। देखो उसने क्या बना दिया फेरिक ऑक्साइड बना दिया। तो ऐसे ऑक्साइड की स्टेट डिसाइडेड होती है क्या कि वो सॉलिड बनेगा लिक्विड बनेगा? नहीं बेटा, स्टेट डिवाइड क्या का मतलब, जैसे बहुत सारे कंपाउंड की अपनी अपनी स्टेट होती है, किसी भी चीज को किसी भी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टेट तो डिपेंड करता है कि जब वो बना है उस समय कितना टेम्परेचर है। जैसे आयरन जो होता है, आयरन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है सॉलिड है, ठीक है। लेकिन आयरन जब बनाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस, एक फर्नेस होती है जिसके अंदर बनाया जाता है, तो जब बन के निकलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ पा रहे हो मेरा बच्चा क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोडक्ट बनना है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारे मन में डाउट है, वो प्रोडक्ट किस स्टेट में है, उस स्टेट को तो यहाँ बात करना तो अच्छा नहीं है। दैट डिपेंड ऑन किस कंडीशन में कहाँ रिएक्शन हो रहा है। भाई देखो, स्टेट से कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलता है। तुम चाहे आइस की बात करो तब भी वाटर होता है बेटा, तुम नॉर्मल पानी की बात करो तब भी वाटर ही होता है H2O, और तुम स्टीम की बात करो तब भी H2O ही होता है। कंपाउंड के अंदर रहेंगे H2O के मॉलिक्यूल ही, कुछ बदल नहीं जाएगी कहानी। तो क्या बनना है, बन जो रहा है उसकी स्टेट क्या है, ये याद करने की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 10th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। वैसे धीरे धीरे याद हो जाता है। जैसे ये मेटल की फॉर्म में पाया जाता है तो सॉलिड है, ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है, अंदाजा तो खुद ही लग जाता है यार। कॉपर जो होता है ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो वो धीरे धीरे तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या स्टेट होती है। द नेक्स्ट वन का मतलब अब हमारे सामने है रिएक्टिविटी विद वाटर। मैं एक आसान सी भाषा में आपको एक बात बोलूं, क्या बात बोलूं, कि जो मेटल होते हैं वो मेटल जब कंबाइन करते हैं किसके साथ, मेटल कंबाइन करते हैं जब वाटर के साथ। कोई भी मेटल जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो वो बनाता है क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। जब क्लास 10th में पढ़ा होगा तो थोड़ा डीपली पढ़ लिया होगा। डीपली क्या पढ़ा होगा कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो भैया थोड़ा गर्म पानी देना पड़ता है तब थोड़ा रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल ऐसे होंगे तो उनको बहुत हीट करना पड़ेगा तब रिएक्ट करेंगे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जिनको पानी में डालो तो बहुत ही तेज से रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल याद है सोडियम पोटेशियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो होते थे दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम जो होते थे वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेरा प्यारा बच्चा कि उनको पानी में डालते हो तो जैसे पानी में डालते हो तो जो हाइड्रोजन गैस होती है प्लस जो हीट निकलती है, उसी हीट की मदद से वो हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगती है। जो जादू वादू दिखाते हैं ना कि ऐसे मार पाउडर मारा डाला पानी में आग लग गई, तो पानी में आग ऐसी ही लगती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। आप सोडियम पोटेशियम लीजिए पानी में डालिए, देखिए उसमें फायर कैच कर लेगा, वो आग कैच कर लेगा। तो एनीवे प्रॉपर रिएक्शन जो है, प्रॉपर रिएक्शन तो सिलेबस का पार्ट है। अभी कॉन्सेप्चुअली जो हमको समझना है वो कॉन्सेप्चुअली हमको ये समझना है मेरा प्यारा बेटा कि कोई भी जो मेटल होता है जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा।
किसी को पता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करते हैं, फाइंड जानेंगे कैसे कि गैस हाइड्रोजन है? देखें किसको याद है? कैंडल बर्निंग टेस्ट। बिल्कुल सही, यही कैंडल बर्निंग कैंडल टेस्ट या तो पॉप साउंड टेस्ट। एक बर्निंग कैंडल लाओगे यहाँ पर तो वो क्या होगा कि पॉप साउंड जो होगा वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट हो जाएगा। तो कोई भी मेटल वाटर के साथ कंबाइन करता है, उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, वो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, इसीलिए इनको स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? इन कैरोसिन। हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं इनको, जिससे वो ज्यादा रिएक्ट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली जो केमिकल रिएक्शन तुम देख रहे हो बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ डाल्यूट एसिड। डाल्यूट एसिड के साथ भैया जो रिएक्शन है, चलिए डाल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन समझते हैं। डाल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्या कहता है कि कोई भी जो मेटल होता है, सुनिएगा, कोई भी जो मेटल होता है अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। यही फॉर्मेट नॉन मेटल का है। मैं नॉन मेटल की रिएक्शन शायद डिस्कस ना कर पाऊं आपसे, टाइम नहीं मिलेगा उतना, लेकिन वो फॉर्मेट वैसा ही होता है मोस्ट पॉसिबली। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे जैसे नॉन मेटल को पानी में डालो तो वो भी बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां देखो ये क्या बना रहा था? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम को पानी में डालोगे तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तुम्हें बस बैलेंस करना होगा। वैसे नॉन मेटल भी यही करता है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब मेटल किसी भी एसिड में डालोगे तो मेटल क्या करता है, तुम वैसे भी देखो, अगर तुम एक मेटल एक्टिविटी सीरीज देखो, मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ज्यादातर जो मेटल है वो कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है ना। ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। कहां से रिमूव कर देते हैं? फ्रॉम एसिड। तो यहां से मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा देगा, ये हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्लोरीन बचेगा, तो क्लोरीन को वो खींच लेगा, तो खुद बना दिया क्या? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बनेगा? एसिड के अंदर जो नॉन आयनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट, तो जो एनायनिक पार्ट है उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा, वो भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा प्लस हाइड्रोजन। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब माना तुमने कोई रिएक्शन लिखा, हमने कहा तुमने एक रिएक्शन लिखा कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सारी रिएक्शन तो वैसी है। आपने कैल्शियम प्लस नाइट्रिक ले लिया तो नाइट्रिक का मतलब नाइट्रेट बना देगा। अब नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? NO3 1, कैल्शियम की 2, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन बना देगा। तो कोई भी मेटल जनरली एसिड के साथ कंबाइन करके बनाता क्या है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जो हाइड्रोजन नहीं बनने देते हैं, जैसे HNO3। अगर तुम किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराओ तो तुमको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। क्यों हाइड्रोजन नहीं मिलेगी? क्योंकि HNO3 जो होता था ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। मैं याद बता दूं, HNO3 जो होता था वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब? ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो हाइड्रोजन, ऐसा नहीं हाइड्रोजन बनता नहीं था, हाइड्रोजन बनता था जब कोई मेटल HNO3 से रिएक्ट करता था, लेकिन उसको HNO3 ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता था? वाटर में कन्वर्ट कर देता था। मतलब ये हुआ कि मेटल एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तो बनाते हैं, लेकिन HNO3 के केस में हाइड्रोजन की जगह पर HNO3 बन जाता है, सॉरी वाटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि HNO3 उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो अगली रिएक्शन, यहां पर है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी जो मेटल होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? हाउ इट रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। भैया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? ये भी तूने पढ़ा है, याद करो। टाइप ऑफ रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी जो मेटल होता है, अगर कोई सॉल्ट आया है, कोई भी सॉल्ट का माना एक्वस सॉल्यूशन है, और उसके अंदर अगर हमने कोई मेटल डाल दिया और वो मेटल ज्यादा एक्टिव है, तो वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा मेरा प्यारा बच्चा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये है कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डाल दिया, जैसे नेल डाल दिया तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बना दिया?
FeSO4 और प्लस कॉपर अपना अलग रहेगी। तो ये इस तरीके से होता था। ये आपने रिएक्शन पढ़ी, इनको बोलते थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए ये होना जरूरी है कि जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर एक्टिव होना चाहिए। वो मोर एक्टिव होना चाहिए किससे? लेस एक्टिव से। लेस एक्टिव के कंपैरिजन में वो मोर एक्टिव होगा, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे जानेंगे कौन मोर एक्टिव है कौन लेस एक्टिव है? तो ये देखिए आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज है। आप लोगों ने से कई सारे बच्चे यहाँ पहले से पढ़ते थे, उन लोगों ने इसका कोई ना कोई पैटर्न जरूर याद किया होगा। जैसे आप लोग ऐसे याद किए होंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, क्यूट जेब्रा, ऐसे करके। आई, आयरन का मतलब आई, ठीक है। यहाँ लाइक, लड का मतलब लाइक हो जाता था, आई लाइक हर कॉल, ऐसे करके बनता था। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता था, फिर हर कॉल आ जाता था, ठीक, ऐसे करके बन जाता था। तो पैटर्न तो आपको याद करने होंगे, वो तो 10th में सब पढ़ा होगा। लेकिन देखिए 12th में जब आओगे तो ये नहीं याद कराते हम लोग वहां पर एक नई चीज पढ़ाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, बैटरी के रिस्पेक्ट में। तो वहां पर एक अलग ही चीज चलती है। लेकिन तब भी एक थोड़ा सा दिमाग में आइडिया तो पता ही होना चाहिए भैया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जो ऊपर, जितने ज्यादा ऊपर मेटल होंगे वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। जितना नीचे होंगे वो उतना लेस रिएक्टिव माना जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं यही रिएक्शन करा दूं, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई द सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, सिल्वर जो होता है वो एसिड से क्यों नहीं रिएक्ट करता, मैं पूछूं बताओ क्यों? आंसर आ जाएगा, तो कोई बताएगा आंसर? हाँ, सिल्वर या गोल्ड जो होता है वो रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें हाइड्रोजन के वो नीचे होते हैं। सो कैन नॉट डिस्प्लेट, वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे। किसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे? हाइड्रोजन को एसिड से। और जब हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। सिंपल तो चीज है, कौन सी भैया कठिन चीज है? आगे देखो, कुछ क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको फ्री कर देता हूं। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आराम से आप इसकी स्मूथ क्लास, क्योंकि मुझे केवल कॉन्सेप्ट क्रिएट करने हैं, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ानी, वो तो 11th में वैसे भी पढ़ोगे। लेकिन अब मैं तुमको 11th में पढ़ाते समय बोलूँ मेटल, मैं बोलूँ नॉन मेटल, मैं कहूँ मेटल हार्ड होते हैं, तुमको आए ये क्या बता रहे हैं, तो ये सब एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए उस समय। उसमें ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, बताओ। हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल जनरली अकर इन लिक्विड स्टेट? हाँ, मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज लेस इक्वल और क्या देन हाइड्रोजन? सर मोर। हाँ, मोर देन हाइड्रोजन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल, बताओ इनमें से कौन है? एक आइडिया तो लग ही जाएगा थोड़ा थोड़ा। डी, हाँ बिल्कुल सही, डी का पैटर्न सही लग रहा है, ठीक है। तो ना थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। सर नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, नो सर, डी नहीं, बी भी नहीं है क्योंकि कॉपर और आयरन का यहाँ गड़बड़ दिख रहा है। देखो आयरन का तो सी होगा सर, सी सही लग रहा है। हाँ, तो देख तो लो कम से कम, तुम लोग तो कुछ भी जल्दी। अब तुमको यार 4 ही ऑप्शन है, 3 तक तो तुम पहुंच ही गए हो। अभी 1-2 लोगों से और पूछ लेते तो पता चला और कौन ऑप्शन बता देते यार, अजीब हो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। हाँ बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, ऐसे सारे आंसर आ जाएंगे। वही करें। When a metal is added to dilute HCl, कोई मेटल जब HCl के अंदर ऐड करते हैं, there is no evolution of gas, metal if Ag, हाँ, हाइड्रोजन तभी नहीं निकलेगी अगर वो मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन से नीचे होगा, तो मेटल नहीं निकलेगा। देखो तुम अगर पढ़े लिखे हो ना तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, इन्हीं पर बेस तो पूरा कॉन्सेप्ट बनता है।